सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल साईं बाबा इन्फोटेक। मैं उत्कृष्ण गर्ग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और चलिए आज का सेशन को हम शुरुआत करते हैं। इसी कड़ी में आज का चौथा सेशन है जहां पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी मैंने पहले भी बता चुकी थी कि यहाँ पे स्ट्रैटेजी जो हम रख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में जो पैटर्न होता है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही दोबारा रिपीट होते हैं, इसलिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साइंस में लेकर के आए। और साइंस में जनरली ऐसा ही होता है, क्योंकि फैक्ट्स होते हैं, वन लाइनर होते हैं। तो हमेशा आप जब भी सेशन को देखें तो एक कॉपी पेन को लेकर के बैठें या फिर स्क्रीनशॉट ज़रूर लेकर के करें, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए और आपको चीज़ें एकदम याद हो जाए, जिससे एग्जामिनेशन में जाते ही अपना साइंस का सेक्शन 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा और बाकी का टाइम साइंस के सेक्शन का हम दूसरे एग्जामिनेशन में देंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। शुरुआत से लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका प्यार ही हमारे लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है, जिससे हम और अच्छे अच्छे कंटेंट्स को लेकर के आ सकते हैं। ओके, सो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो आयोडीन इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय। आयोडीन हार्मोनों का एक महत्वपूर्ण घटक है जो इसके द्वारा उत्पादित होता है। तो जल्दी से बता दीजिए, आयोडीन कौन सी ग्लैंड के द्वारा उत्पादित होता है? कोई बता सकता है मुझे? आयोडीन कौन सी ग्लैंड के द्वारा उत्पादित होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखते जाइएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल सही, थायराइड ग्लैंड। किसके द्वारा? थायराइड ग्लैंड के द्वारा उत्पादित होता है। ठीक है, अच्छा, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। पैंक्रियाज एक मात्र ऐसी चीज़ है जो आपका एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है, और आपका हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है और हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। तो ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है, वो कौन सा ऑर्गन है जो आपका एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है और हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है? तो आप क्या कहोगे? पैंक्रियाज होता है। ठीक है दोस्तों, तो एंजाइम में कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है? तो इसका आंसर होता है TAL। ठीक है, TAL मतलब ट्रिप्सिन, ध्यान रखना, ट्रिप्सिन। ए मतलब एमाइलेज, ए मतलब क्या होगा दोस्तों? एमाइलेज, और एल मतलब होगा आपका लाइपेज। ठीक है, तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये तीन चीज़ों को ये प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है? पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है? पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हार्मोन में कौन सा इंपॉर्टेंट हार्मोन पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है? तो आप ध्यान रखिएगा, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। और इंसुलिन क्या करता है? सो जो आंसर विल बी शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? आंसर विल बी आपका पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है, शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज प्रोड्यूस करता है। इसमें से अब आता है प्रश्न की बात कि भाई साहब ट्रिप्सिन क्या करता है? तो आप कहोगे ये वो हार्मोन है जो प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करता है। ठीक है, प्रोटीन को आपका ब्रेक करने का काम करेगा। अमाइलेज क्या करेगा? तो आप कहोगे अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने का काम करता है। ठीक है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने का काम करता है, और लाइपेज आपका फैट को ब्रेक करने का काम करता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इंसुलिन, ये सब चीज़ें। होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगा। यही हमारा पैटर्न होगा। क्वेश्चन एक होगा, इन्फॉर्मेशन उससे कई सारी गैदर होने वाली है, इसलिए सेशन को लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे कई से क्वेश्चन आएंगे और इससे मैं बता सकता हूँ, इससे हमने कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन देख लिए हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से, जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे की तरफ ज़रा सा बढ़ते हैं और प्रश्न आपका ये है कि कार्बन कंपाउंड व्हेन हीटेड इन एक्सेस with concentration sulfuric acid at 443 Kelvin gives ethane, the carbon compound is। वो कौन सा कार्बन कंपाउंड है जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड करते हैं तो वो इथेन देता है? तो आप क्या कहोगे? उस कार्बन कंपाउंड का नाम होता है दोस्तों अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल को हम हीट करते हैं तो वो इथेन देता है। ध्यान रखिएगा, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, अगला प्रश्न है, हेवनली बॉडीज विच हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन। वो खगोलीय पिंड जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? बता दो ना, बताओ। ये तो बता ही सकते हो यार, इसको नहीं बताया तो कुछ नहीं है भाई साहब। ठीक है, तो कौन सा खगोलीय पिंड होगा जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है? सो द उत्तर विल बी, सो द आंसर विल बी, सो यू विल से स्वयं का प्रकाश नहीं होता है प्लैनेट्स में। ठीक है, ग्रहों में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, तारों में स्वयं का प्रकाश होता है, श्वेत वामन में स्वयं का प्रकाश होता है, कंस्टेलेशन में भी, तारामंडल में भी स्वयं का प्रकाश होता है, वो तारों का समूह ही होता है।
अगला प्रश्न है मेरे भाई, विच सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, हमारे शरीर का कौन सा तंत्र संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय होता है। तो कौन सा तंत्र आज की डेट में हमको बचा करके रख रहा है एक महान वायरस से, उस महान वायरस का नाम है कोविड वायरस, कोरोना वायरस, ठीक है। तो उससे कौन बचा करके रख रहा है? सो योर उत्तर विल बी, सो योर आंसर विल बी, जल्दी से बताइए, बिल्कुल इम्यून सिस्टम। कौन सा सिस्टम? इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम अपन को इस वायरस से बचा करके रख रहा है, ठीक है। अच्छा, अगला बताओ मेरे भाई, नेम द टिश्यू दैट स्टोर्स फैट, वसा को भंडारित करने वाले ऊतक का नाम बताइए। इसका उत्तर बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में। भाई साहब कमेंट सेक्शन में उत्तर बताने में बिल्कुल भी कमी मत करिएगा, है ना, जल्दी जल्दी, क्योंकि आपकी कमेंट देखकर ही दिल खुश होता है ना, और आगे के सेशन को बनाने में मजा आता है, ध्यान रखिएगा। जल्दी बताइए, नेम द टिश्यू दैट स्टोर्स फैट, बता दो ना, बताओ बताओ। ओके, तो जनता का क्या कहना है? जनता का कहना है वो टिश्यू कहलाती है, चलो ठीक है। अच्छा, वो इसमें स्टोमक नहीं दिखाया है ना, स्टोमक होता तो हम कर देते स्टोमक, उसको कहते हैं दोस्तों हम एडिपोज। क्या बोलते हैं? वसी टिश्यू, ठीक है। फैट को स्टोर कौन करता है? एडिपोज करता है। ये स्किन का जो आपका डर्मल टिश्यू जो होती हैं, एपिडर्मल टिश्यू होती हैं, उसके नीचे होता है दोस्तों एडिपोज टिश्यू, उसके नीचे आपके ऑर्गन होते हैं। तो एक तरीके से जो फैट का यहाँ पे बनता है, ये एक तरीके से एक ऐसी लेयर प्रोड्यूस हो जाती है जो आपके हीट को प्रोड्यूस करती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, हीट अगली कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके शरीर में जो गर्मी लगती है, जो ज़्यादा फैटी लोग होते हैं उनको ज़्यादा गर्मी क्यों लगती है? तो उसका कारण होता है एडिपोज टिश्यू, क्योंकि आपके अंदर से ऑर्गन वर्क कर रहे हैं, वो जब बाहर हीट रिलीज करने की कोशिश करते हैं तो फैट उसको रोक देता है और हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। उसका उत्तर केवल और केवल यही, ठीक है, ध्यान रहेगा, भूलेगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, टेम्पल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल बिकॉज दे आर, मंदिर की घंटियां धातुओं से बनी होती हैं क्योंकि वो निम्न होती हैं। तो भाई साहब घंटी हमको कैसी चाहिए? तो आपका उत्तर क्या होगा? घंटी टन टन बजनी चाहिए, है ना। मैं एक बार क्लास ले रहा था तो लड़के क्या बोलते हैं, घंटी ऐसी होनी चाहिए जो टन टन बजे, है ना। अच्छा, ये टन टन बजने का मतलब क्या है कि मतलब उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सराउंडिंग में साउंड का इफेक्ट प्रोड्यूस करे, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनरस। क्या कहते हैं दोस्तों? सोनरस। तो भाई साहब मेटल कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे जो ज्यादा सोनरस होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? कौन सी प्रॉपर्टी है? सोनरस। भूलना नहीं जनता, भूलना बिल्कुल नहीं जनता, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द चेंजेस ऑब्जर्व ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज नॉट एसोसिएटेड विद बॉयज, किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों में से कौन सा एक लड़कों से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। बताओ यार, इतना शांति 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 मजा नहीं आता है फिर, है ना, फिर सेशन में ऐसे में मज़ा नहीं आता है, ठीक है, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। तो कौन सा नहीं भाई साहब? हाई पिच्ड वॉइस, अनिमेश्वर, अपीयरेंस ऑफ मुस्टेच, इंक्रीज इन हाइट, ब्रॉड शोल्डर, चौड़े कंधे, ऊंचाई में वृद्धि, मुंह छाना और उनका आवाज़ अनिमेश होना। तो कैसा होगा इसका उत्तर? चलिए, कई लोग इसमें क्या गलतियाँ कर देते हैं, समझिएगा गलती, कि उसमें हाई पिच्ड वॉइस लिखते हैं। मेरा भाई हाई पिच्ड वॉइस का मतलब आप लोग समझते हो, ठीक है। मुस्टेच दिखना शुरू हो जाता है, उनकी हाइट भी इंक्रीज होती है, ब्रॉड शोल्डर भी इंक्रीज होता है। वॉइस दो तरीके की होती है, एक आपका लो पिच वॉइस और एक होता है हाई पिच वॉइस। अच्छा, लो पिच वॉइस मतलब मेरे भाई ये होता है, अनिमेश्वर का मतलब ये आपका, विनिमेश्वर का मतलब ये होता है, लो पिच वॉइस का मतलब होता है दोस्तों अमिताभ बच्चन की आवाज़। किसकी आवाज़? अमिताभ बच्चन की आवाज़, ठीक है। हाई पिच वॉइस का मतलब होता है दोस्तों लता मंगेशकर की आवाज़। तो ये बताओ, जब लड़के बड़े हो जाते हैं तो उनकी आवाज़ अमिताभ बच्चन की तरह हो जाती है कि वो मिमियाने लगते हैं, लता मंगेशकर की तरह पतली आवाज़ हो जाती है उनकी। कैसी होती है? तो आप कहोगे ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन की तरह। तो उत्तर क्या होगा इसका? हाई पिच्ड वॉइस इज अ रॉन्ग आंसर। अगर यहीं पे लो पिच्ड वॉइस होता तो ये आपका एक तरीके से ठीक होता है, ठीक है, ओके। क्लियर है ये चीज़ दोस्तों? क्लियर है ये चीज़? चलिए अगला प्रश्न है आपका, व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर immersed in acidylated water and electric current is passed, the bulbal formed at positive terminal is। भाई साहब, एसिडिलेटेड वाटर मतलब ये होता है कि वहाँ पे हाइड्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, और हाइड्रोजन मतलब टूटा हुआ रहेगा, H+ के फॉर्म में रहेगा। और क्या पूछता है दोस्तों, पॉजिटिव टर्मिनल में जब हम इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है,
तब वहाँ पे क्या होता है अम्लीकृत पानी में, तो आप क्या कहोगे, पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब ये होता है कि भाई साहब उससे इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एबेंडेंट फॉसिल फ्यूल, दुनिया में सबसे अधिक पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल कौन सा होगा, तो उत्तर क्या होगा आपका, क्या होगा उत्तर, मीथेन, बायोडीजल, पेट्रोलियम, कोल। ठीक है, कोयला सबसे अधिक पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, कोयला सबसे अधिक पाया जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। ओके, फॉसिल फ्यूल। अगला, द यूनिट ऑफ चार्जेस, चार्ज की इकाई कौन सी होती है, जल्दी से बताइए, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेंटीमीटर सेकेंड, एम्पियर पर सेंटीमीटर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड, जल्दी बताओ। तो दोस्तों चार्ज की इकाई तो होती है, ध्यान रखना ज़रा, चार्ज की इकाई नॉर्मल होती है, आप कहोगे कूलम। कौन सी होती है चार्ज की नॉर्मल इकाई, कूलम। ठीक है, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, चार्ज की नॉर्मल इकाई कूलम होती है, और ये कूलम किसके बराबर होता है, तो आपको मालूम है चार्ज की वैल्यू होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको आप इससे यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा I इंटू टी, मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड, तो Q इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड विल बी राइट आंसर। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही यूनिट हमने किस तरीके से करनी है, हमने पुराने सेशंस में देख करके रखा है, मैंने समझाया है, पूरी की पूरी फिजिक्स इसमें आप लोग देख सकते हो जा करके। ठीक है, चलिए, हाउ मच टाइम सनलाइट टेक्स टू रीच ऑन अर्थ अप्रॉक्सीमेटली, अर्थ में पहुंचने के लिए सनलाइट को कितना समय लगता है, तो आप कहोगे 8 मिनट, ये तो सबको ही बचपन से जानते हैं। ठीक है, 8 मिनट लगा करता है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से बताइए दोस्तों, द लाइट विच रिजल्ट्स इन द लार्जेस्ट बेंडिंग एंगल ड्यूरिंग डिस्पर्जन, प्रकीर्णन के दौरान अधिकतम बंकन कोण वाला प्रकाश है, तो देखकर बता दो यार इसका उत्तर, तो कौन सा प्रकाश अधिकतम बंकन कोण वाला है, बेंडिंग एंगल है। देखो सबसे नीचे जो आ रहा है वही उसी का बेंडिंग एंगल सबसे हाई है। देखो सबसे नीचे कौन आ रहा है, वॉयलेट आ रहा है सबसे नीचे, मतलब यही सबसे ज़्यादा बेंड हुआ है और ये सबसे कम बेंड हुआ है, तो सबसे हाईएस्ट बेंडिंग एंगल किसका होगा, आपका उत्तर होगा वॉयलेट का होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसका होगा सबसे हाईएस्ट बेंडिंग एंगल, वॉयलेट का होगा। अच्छा, इसमें दो चीज़ें और आती है, तरंग दैर्घ्य मतलब आपका जिसको हम कहते हैं वेवलेंथ, और दूसरी चीज़ आती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आवर्तन और तरंग दीर्घा की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे ज़्यादा तरंग दीर्घा किसकी होती है, वेवलेंथ किसकी होती है, तो आप कहोगे रेड की वेवलेंथ होती है हाईएस्ट। कैसी दोस्तों, इसकी वेवलेंथ कैसी होती है, आप कहोगे हाईएस्ट वेवलेंथ। और वॉयलेट की वेवलेंथ प्रश्न पूछा जाता है कैसी होती है, तो आप कहोगे इसकी लोएस्ट वेवलेंथ होती है। ठीक है, और आपका आवर्तन जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंदी में कमज़ोर हूँ, तो अगर कुछ गलत बोलूँ तो आप लोग उसको एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी कैसी होगी, सो यू विल से फ्रीक्वेंसी इसकी हाई 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 हाईएस्ट होगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी दोस्तों, रेड की, तो आप कहोगे इसकी फ्रीक्वेंसी लोएस्ट होगी। ठीक है, रेड की फ्रीक्वेंसी लोएस्ट, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट। तो ये सब चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे पढ़ी, और होप सो आपको ये सेशन यूज़फुल लगा होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि द इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित छवि हमेशा कैसी होती है, तो आप कहोगे हमेशा ही ये कैसी होगी, तो उत्तर होगा आपका ये वर्चुअल होगी सबसे पहली चीज़, और छोटी होती है, तो इसको हम कह सकते हैं आभासी और छोटी होगी। ठीक है, क्योंकि देखो आप कॉन्वेक्स मिरर की जब बात करते हो तो उसका सरफेस कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे एक्चुअल में कभी भी रेज एक दूसरे से नहीं मिल पाती हैं। इस टॉपिक को पूरा समझना है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैंने पूरी की पूरी फिजिक्स पढ़ा करके रखी है अपने इसी चैनल में, तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हो, पूरी की पूरी फिजिक्स आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये एक्चुअल में टकराती है नहीं एक दूसरे से, एक्चुअल में ना टकराने के कारण इसको हम आभासी कहते हैं, और साइज भी इसकी छोटी होती है, तो आभासी होगी और छोटी होगी, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, फॉर अ रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट इनटू डेंसर मीडियम द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज, किसके बराबर होगा मेरे भाई, डेंसर मीडियम में। ठीक है, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, सघन माध्यम में प्रकाश के अपवर्तन हेतु अपवर्तन कोण का मान होगा, तो डेंसर लाइट इनटू डेंसर मीडियम, मतलब ये रेयर रहा होगा। ठीक है, और ये मीडियम डेंसर रहा होगा, मतलब सघन रहा होगा, तो सीधी सी बात हमको मालूम है कि ये लाइट आती है सघन मीडियम में, ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, मतलब इसके तरफ झुक जाती है। ठीक है, लंबवत की तरफ झुक जाएगी, और जब झुक जाएगी तो ये कहलाता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। तो बताइए
क्या पूछता है, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण के बराबर हो गया, बिल्कुल बराबर नहीं होगा। आपतन कोण थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि ये चपट गई है, तो आपका अपवर्तन कोण थोड़ा सा उससे कम हो जाएगा। तो क्या होगा इसका उत्तर, आपतन कोण से कम, लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंट, लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, चलिए ये चीजें क्लियर हो गई। अब अगला प्रश्न पूछेगा, तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन मोहर सॉल्ट इज, तो इसका उत्तर होता है 6, इसका उत्तर होता है 6। ठीक है, कैसे 6 होगा, तो भाई साहब अब मैं थोड़ा सा सोच लिया हूँ, सस्पेंस छोड़ा करूंगा, अगले सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे कि मोहर सॉल्ट में उत्तर 6 कैसे होता है और आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन असल में होता क्या है। ठीक है, होप सो आपको ये सेशन बेनिफिशियल लगा हो और आपके लिए बड़ा काम का लगा हो, और अगर काम का लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलिएगा, और जो भी डाउट है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं अगले सेशन में इसको डिस्कस करूंगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज योर लव इज़ आवर फ्यूल, और आप फ्यूल इंजेक्ट नहीं करोगे तो हम काम उतनी पोटेंशियली नहीं कर पाएंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्द ही नए सेशन के साथ, नए एनर्जी के साथ।